पाकिस्तान 24 न्यूज के साथ मैं हूं हुदा शाह और मैं हूं मोहम्मद एहसन। आप हमारे बुलेटिन यूट्यूब पर बराह रास्त देख सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24 News HD। इस बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं, अमरीकी एजेंसी को पाकिस्तान में रसाई का मुआहिदा। पाकिस्तान के साथ क्या होने जा रहा है? काबीना के कितने अरकान राजी? कोई है जो मुखालफत करे? देखिए कुछ देर में सिर्फ 24 न्यूज पर। अमरीकी एजेंसी को पाकिस्तान में रसाई का मुआहिदा। पाकिस्तान के साथ क्या होने जा रहा है? काबीना के कितने अरकान राजी हैं? कोई है जो मुखालफत करे? देखिए कुछ देर में सिर्फ 24 न्यूज पर। बात करेंगे कोरोना वायरस के हवाले से। खबरदार होशियार, कराची में कोरोना की नई किस्म पहुंच गई है। कराची में कोरोना की नई किस्म से मुतासरा केस पहुंच गए। बरतानिया से आए 3 अफराद में नए कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई है। कराची में कोरोना की नई किस्म पहुंच चुकी है। कराची में कोरोना की नई किस्म से मुतासरा केस पहुंच गए। बरतानिया से आए 3 अफराद में नए कोरोना वायरस की तस्दीक हो चुकी है। आपको बताते चलें कि बरतानिया में कोरोना ने अपनी शक्ल तब्दील कर ली है और 3 ऐसे केस हैं जो कि पाकिस्तान में भी पाए गए हैं। कराची में बरतानिया से आई हुई फैमिली थी जिनके टेस्ट किए गए, जिनमें से 3 अफराद में नई किस्म के कोरोना वायरस होने की निशानदही हुई है। बरतानिया से ये 3 अफराद आए थे जिनमें कोरोना की तस्दीक हो चुकी है। कराची में कोरोना की नई किस्म पहुंच चुकी है और कराची में कोरोना की नई किस्म से मुतासरा केस पहुंच चुके हैं। बरतानिया से फैमिली आई थी जिनके टेस्ट किए गए थे। दुबई के रास्ते से ये लोग आए थे और टेस्ट किए गए, जिसके नताइज में कोरोना की नई किस्म की निशानदही की गई है, जबकि तमाम अफराद को घरों पर ही करंतना कर दिया गया है। फैमिली के जो दूसरे अरकान हैं उनके भी टेस्ट लिए जा रहे हैं, जबकि कराची से आपको बता रहे हैं जहां पर कोरोना की नई किस्म पहुंच चुकी है और कराची में कोरोना की नई किस्म से मुतासरा केस भी पहुंच चुके हैं। आपको बताएं कि कराची में कोरोना की नई किस्म पहुंच गई है। बरतानिया में लॉकडाउन है क्योंकि वहां पे एक नई किस्म का कोरोना वायरस सामने आया था, जिसकी बिना पर बरतानिया से पाकिस्तान के जो फ़ज़ाई राब्ते हैं उनको भी मुनक़ता किया गया था। और लेकिन 4 दिन पहले बरतानिया से बरास्ता दुबई यहाँ पे कुछ अफराद आए थे जिनका टेस्ट लिया गया था। उनमें से 3 अफराद में इस नई किस्म के वायरस की तस्दीक हुई है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। इक़्तिदार अनवर हमारे साथ मौजूद हैं। इक़्तिदार, बताइएगा क्या तफसीलात है? नई किस्म अब कराची में पहुँच चुकी है। बहुत शुक्रिया जनाब आपका। कोरोना की नई इक़साम जो है वो कराची पहुंच चुकी है और सबसे पहले नाज़रीन की मालूमात के लिए आपको ये बताएं कि इन तीनों मरीजों को अब से कुछ देर कबल आगा खान अस्पताल जो है वो मुंतकिल कर दिया गया है। 4 रोज पहले 6 मुसाफिर बरतानिया से बरास्ता दुबई पाकिस्तान पहुंचे थे। इन सबके टेस्ट लिए गए थे। टेस्ट में इंकशाफ हुआ कि 3 मरीजों में कोरोना की नई इक़साम जो है वो पाई जाती है। आज सुबह महकमा सेहत के हुकाम ने इसकी तस्दीक की, जिसके बाद महकमा सेहत के हुकाम ने ही इन तीनों अफराद और इनके घर वालों को अब से कुछ देर कबल जो है वो आगा खान अस्पताल में मुंतकिल किया है, जहाँ ना सिर्फ इनके घर वालों के सारे टेस्ट किए जाएंगे बल्कि उनसे यही पूछा जा रहा है कि वो किस किस से इस 4 रोज के दौरान मिले हैं। उन तमाम अफराद को आगा खान अस्पताल में बुला के उनके भी टेस्ट किए जाएंगे। ये पहला मौका है कि महकमा सेहत सिंध ने बकाया तौर पर इस बात की तस्दीक की है कि तमाम मुसाफिरों में कोरोना वायरस की नई इक़साम पाई जाती है और इस बात को लेके अब महकमा सेहत जो है वो एयरपोर्ट हुकाम को भी एक खत लिख रहा है, जिसमें कहा गया है कि बरतानिया से आए हुए मुसाफिरों की न सिर्फ ये कि सख्त मॉनिटरिंग की जाए बल्कि उनको अगर मुमकिन हो सके तो एयरपोर्ट से करंतना सेंटर जो है वहाँ मुंतकिल किया जाए। जी अच्छा इक़्तिदार, ये भी बताइएगा कि हमने देखा कि कोरोना के जो मरीज़ हैं उनको एक वार्ड में ही रखा जाता है, तो ये नई किस्म के मुतासरा जो लोग हैं, क्या इनको दूसरे मरीजों के साथ ही रखा गया है या इनके लिए कोई अलग वार्ड मुख्तस किया गया है? देखिए, आपसे कुछ देर कबल मेरी आगा खान हुकाम से बात हुई तो उनका ये कहना है कि फिलहाल इन तीनों मरीजों को दूसरे मरीजों से अलग करके रखा गया है। आगा खान के पास ऐसी सहूलत मौजूद थी कि जहां पर इन 3 मरीजों को अलग से रखा जाए। अभी जो मसला दरपेश है वो उनके घर वालों का है। घर वालों से जो है वो हिस्ट्री ली जा रही है कि आया 4 रोज के अंदर इन लोगों ने किन किन लोगों से मुलाकातें की, इनकी अलामात क्या थी, क्या क्या मेडिसिन इस्तेमाल की। तो इसलिए ये हिस्ट्री लेने का अमल जो है वो जारी है। था इन मरीजों को दूसरे आम कोरोना के मरीजों से अलग रखा गया है आगा खान अस्पताल के अंदर और महकमा सेहत के हुकाम जो है वो वहाँ मौजूद है और सारी हिस्ट्री जो है वो इस समय ली जा रही है। जी ये भी बताइएगा, बरतानिया से परवाजें तो मुनक़ता कर दी गई हैं, लेकिन जिस तरह ये फैमिली बजरिया दुबई से आई है पाकिस्तान,
क्या इकदाम सिंध हुकूमत की जानिब से किए जा रहे हैं कि जो दूसरे मुल्कों के रास्ते पाकिस्तान पहुंच रहे हैं या स्पेशली कराची पहुंच रहे हैं, उनके हवाले से क्या इकदाम किए जा रहे हैं? देखिए, यही वो बात है कि जिसमें सबसे ज्यादा कंसर्न जाहिर किया जा रहा है, क्योंकि एयरपोर्ट जो है वो सिंध हुकूमत की हदूद में नहीं आते, विफाकी हुकूमत की हदूद में आते हैं। सिंध हुकूमत की जानिब से महज एक काउंटर वहां पर कायम किया गया है जिसमें मुसाफिरों के ब्लड सैंपल लिए जाते हैं, और यही वो मौका था कि जब एंट्री के दौरान इस बात का इंकशाफ हुआ कि ये मरीज जो है वो बरतानिया से दुबई और दुबई से पाकिस्तान आए हैं। इस वक्त महकमा सेहत ये कहती है कि वो फौरी तौर पर जो है वो एक मरासला लिख रही है एयरपोर्ट हुक्काम को, विफाकी हुकूमत को, कि अब वो जागे, क्योंकि सिर्फ कराची के अंदर ये मरीज टेस्ट करने पे इंकशाफ हुए हैं। इस तरह बहुत सारी फ्लाइट्स जो हैं वो इस्लामाबाद, पेशावर और लाहौर में। आप हमारे साथ इक़्तिदार मौजूद रहिएगा। डॉक्टर अताउर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वज़ीर आज़म की कोरोना टीम के हेड हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब, जो कोरोना की नई किस्म, कोरोना ने जो नई शक्ल तब्दील की थी बरतानिया में, उसके अब केसेस पाकिस्तान में भी पहुंच चुके हैं, इस हवाले से बताइएगा, और पाकिस्तान में अब क्या इक़दाम किए जा रहे हैं इस किस्म के वायरस से बचने के लिए? जी शुक्रिया। दरअसल इसको पहले कंफर्म करना पड़ेगा कि ये वही शक्लें हैं जो बरतानिया में आम है या कोई दूसरी शक्ल है, और मेरी इसमें एडवाइस ये होगी कि इसके सैंपल जो हैं वो कराची यूनिवर्सिटी में जो हमारा सेंटर है, जमीलुर रहमान सेंटर फॉर जीनोमिक्स रिसर्च, वहाँ भिजवा के उसके जेनेटिक स्ट्रक्चर पूरा एस्टेब्लिश करा लें। अच्छा डॉक्टर साहब, जो कराची की कोरोना टीम महकमा सेहत है कराची का, उनके मुताबिक इनके टेस्ट किए गए थे, ये लोग बरतानिया से दुबई के रास्ते से आए थे, और ये चीज़ कंफर्म कर ली गई है कि वो जो बरतानिया में नई किस्म है वही मुतासिर है, उसी से मुतासिर हैं ये लोग, और ये पाकिस्तान पहुंचे हैं, और ये किस्म तो बड़ी तेज़ी से फैल रही है। जी, खाली पेशेंट को देखने से ये पता नहीं चल जाता, उसके लिए इसके जेनेटिक स्ट्रक्चर स्टैब्लिश करना पड़ता है। तो खाली पेशेंट की कंडीशन देख के नहीं, बल्कि इसको बाकायदा इसकी जीनोमिक स्ट्रक्चर एनालाइज करके फिर पता चलेगा। तो मेरी राय यही होगी कि इसको पहले कंफर्म करना चाहिए, इससे पहले ये कि हम ये कहें कि वही किस्म है या कुछ फर्क है इसमें। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि जिस तरह से टेस्ट इनके लिए गए हैं और उनके अहल खाना के भी टेस्ट लिए जा चुके हैं, अगर अल्लाह ना करे उनको भी ये कोरोना से वो मुतासिर होते हैं, तो आप क्या समझते हैं, अगर अल्लाह ना करे कि पाकिस्तान में ये नई किस्म के ये मरीज़ अफेक्टेड हैं, तो महकमा सेहत को क्या क्या हिफाजती तदाबीर इख्तियार करना पड़ेंगी? जी, ये जो है ये नॉर्मल PCR टेस्ट जो करते हैं उससे पता नहीं चलता कि कौन सी किस्म है। इसके लिए जेनेटिक स्ट्रक्चर इसका एस्टैब्लिश करना होता है। उससे तो खाली ये पता चलेगा कि इसको कोरोना है या नहीं, किस किस्म का है, वो इन टेस्टों से पता नहीं चलता। उसके लिए तो बहुत ज़्यादा डिटेल में इसका स्टडी करनी पड़ती है। लेकिन अगर ये वो है किस्म, तो फिर हमें बहुत ज़्यादा फिर एहतियात करनी पड़ेगी, क्योंकि ये बहुत तेज़ी से फैलता है। 70% ज़्यादा इसका फैलाव है दूसरी अक़साम से। तो हमें फिर उसको सामने रखते हुए जिन जिन जगहों से ये डिटेक्ट होता है उन जगहों पर फिर लॉकडाउन रखना पड़ेगा, और वहाँ से खासतौर पर नजर रखनी पड़ेगी कि उन जगहों से ये वायरस ना फैल पाए। उसके बगैर अगर हमने कंट्रोल नहीं किया तो फिर बहुत तेज़ी से ये गालिब आ सकता है। और दूसरी वजह जैसे कि हिंदुस्तान में हुआ कि साउथ ईस्ट इंग्लैंड में एक शहर से शुरू हुआ और फिर पूरे साउथ ईस्ट इंग्लैंड में गालिब आ गया, तो खुदा न खासा यही चीज़ सिंध में या कराची में हो सकती है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा, पाकिस्तान में कोरोना वैक्सीन के ट्रायल चल रहे हैं, उसके अलावा अमेरिका में भी और दूसरे मुल्कों में फाइजर वैक्सीन भी इस्तेमाल हो रही है, तो क्या ये जो वैक्सीन है ये सिर्फ पहली किस्म के लिए ही है, और जो नई किस्म आई है इसके लिए क्या अलग से अब वैक्सीन बनाना पड़ेगी? ये जो वैक्सीन जो इस वक्त चल रहे हैं उसका ये है जनरली कि ये इसके काफ़ी हद तक जो तब्दीलियाँ आएंगी उसको कवर करेगी, लेकिन ये 100% यकीन से नहीं कहा जा सकता। जैसे कि आपने फ्लू को वायरस को देखा कि कोई वैक्सीन इसकी सही डेवलप नहीं हो पाई, क्योंकि ये हर साल तब्दील कर लेता है अपनी शक्ल, और हर साल नई वैक्सीन की जरूरत पड़ती है फ्लू वायरस में। तो इसी तरह की मिलती जुलती सूरत हाल इसकी भी है कि इसमें ज़्यादातर चांस ये है कि वैक्सीन काफ़ी हद तक कारगर होंगी, लेकिन 100% यकीन से नहीं कहा जा सकता। और अगर ये ज़्यादा शक्ल तब्दील कर लेता है तो हमें कॉन्स्टेंटली नई वैक्सीन डेवलप करनी पड़ेंगी ताकि इसका मुकाबला कर सकें। अच्छा डॉक्टर साहब, कहा जा रहा है कि कोरोना वायरस की जो नई किस्म है इससे बच्चे ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं। अब जनवरी में चूंकि स्कूल भी खुलने वाले हैं, तो आप क्या समझते हैं, हुकूमत को क्या मशवरा देंगे? क्या लॉकडाउन मजीद सख्त करना चाहिए, या फिर आप हुकूमत के क्या इन इकदाम से आप मुतमईन हैं?
अभी तो ऐसी कोई एविडेंस नहीं है कि जो अभी सेकेंड वेव आई है इसमें बच्चे ज्यादा मुतासर हो रहे हैं। जो डेटा है उससे ऐसी कोई बात सामने नहीं आ रही, लेकिन फिर भी एहतियात बहुत जरूरी है। और ये अगर कंट्रोल नहीं हो पाता और ये फैलता रहता है तो हमें फिर सोचना पड़ेगा कि आगे स्कूलों को खोलने की तारीख आगे बढ़ाएं या इसको अभी रहने में इसको क्रश न करें। हुकूमत की पॉलिसीज बहुत अच्छी रही हैं और दुनिया भर में सराहा गया है जो स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी है, और इसी पॉलिसी पे हमें बरकरार रहना चाहिए। और अगर ये फैलता है तो और ज्यादा सख्ती करनी चाहिए। लेकिन अब ये लग रहा है कि जो दूसरी वेव आई है वो कंट्रोल में आती जा रही है और आहिस्ता आहिस्ता नंबर गिर रहे हैं, तो इंशाल्लाह उम्मीद यही है कि दोबारा काबू पा लेंगे हम। अब आप जैसा कि कह रहे हैं कि दूसरी लहर पे कंट्रोल काफ़ी ज़्यादा है, पहली पे तो कंट्रोल था, लेकिन अब दूसरी लहर की आप बात कर रहे हैं तो इसमें कोरोना वायरस के केसेस में भी पहले से ज़्यादा इजाफा हो रहा है और अमवात में भी इजाफा हो रहा है, तो क्या मज़ीद सख्त इकदाम करने की ज़रूरत नहीं है? जी, अभी तो आप देख रहे हैं कि ये तकरीबन रोजाना 3,000-3,500 केसेस रोजाना पर पहुंचकर और वापस अब 2,000 या 2,500 केसेस पे रोजाना पे आ गया है। अमवात भी 100-125 तक पहुंची थी और अब वापस 70-80 और 50 के दरमियान है। तो ऐसा लग रहा है कि ये कंट्रोल होता जा रहा है और मेरे ख्याल से अगर ये इसी तरह कंट्रोल रहा तो आपको और ज्यादा सख्त इक़दाम की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर अताउर रहमान साहब आपके वक्त का। क्या वक्त पर एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद कराची में तजावुजात हटाने की रिपोर्ट पेश न करने पर बरहम हो गए। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह को तजावुजात रिपोर्ट जमा कराने के लिए 1 माह की मोहलत दे दी। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने कराची में तजावुजात के खात्मे से मुताल्लिक केस की समाअत की। चीफ जस्टिस ने कराची में तजावुजात हटाने की रिपोर्ट पेश न करने पर एडवोकेट जनरल, सेक्रेटरी बल्दियात और कमिश्नर कराची पर शदीद बरहमी का इजहार किया। कारकर्दगी न दिखाने पर चीफ जस्टिस ने मुताल्लिका अफसरान पर इजहार बरहमी किया। चीफ जस्टिस गुलजार ने कमिश्नर कराची पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि आपको तैयारी करके आना चाहिए था। अब आप पर चार्ज फ्रेम करके आपको सुन लेते हैं, अब आपको जेल भेज देंगे। आपको पता ही नहीं कराची के मसाइल क्या हैं। अदालत के तलब करने पर वजीर आला सिंध मुराद अली शाह सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए, जबकि इनके हमरा सईद गनी, मुर्तजा वहाब, नासिर हुसैन शाह अदालत पहुँचे। चीफ जस्टिस ने मुराद अली शाह से मुकालमा किया कि हम जमीनी हकाइक देख रहे हैं। वजीर आला साहब, क्या तब्दील हुआ? वजीर आला सिंध को रिपोर्ट के लिए 1 माह की मोहलत दे दी गई। कराची में गुलशन इकबाल गिलानी रेलवे स्टेशन एराजी पर कब्जे का मामला, अदालत का कराची के कीमती रिहायशी मंसूबे के खिलाफ बड़ा हुक्म सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने तिजोरी हाइट्स कमिश्नर कराची को तहवील में लेने का हुक्म दे दिया है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं। बिलाल अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। बिलाल, क्या तफसीलात हैं? जी, चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में ने लार्जर बेंच ने इस केस की समाअत की है। दौरान समाअत रेलवे हुक्काम और सेक्रेटरी रेलवे भी मौजूद थे, जबकि तिजोरी हाइट्स की जानिब से रजा रब्बानी कब्र अदालत में मौजूद थे। सेक्रेटरी रेलवे ने अदालत को बताया कि गुलशन इकबाल में गिलानी रेलवे स्टेशन है, जिसकी अराजी पर एक कीमती रिहायशी मनसूबा बनाया जा रहा है, जो कि तिजोरी हाइट्स के नाम से बनाया जा रहा है और ये मनसूबा गैर कानूनी है। लिहाजा अदालत इस मनसूबे को गैर कानूनी करार दे। जी फिलहाल ये भी बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने कराची सर्कुलर रेलवे मुकम्मल बहाल करने का भी हुक्म दे दिया है। अदालत ने रेलवे को तमाम जमीनें भी वागुजार कराने का हुक्म जारी किया है। इसकी डिटेल्स क्या हैं? बिलाल, आपको मेरी आवाज आ रही है? सुप्रीम कोर्ट ने कराची सर्कुलर रेलवे मुकम्मल बहाल करने का हुक्म दिया है। अदालत ने रेलवे को तमाम ज़मीनें भी वागुजार कराने का हुक्म जारी कर दिया। रेलवे खुद ऑपरेशन करे और तमाम अराजी वागुजार कराए। अदालत का डीजी रेंजर्स और आईजी सिंध को रेलवे हुक्काम की मदद करने का भी हुक्म।
सुप्रीम कोर्ट ने कराची सर्कुलर रेलवे मुकम्मल बहाल करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने रेलवे को तमाम जमीनें भी वागुजार कराने का हुक्म जारी किया है। रेलवे खुद ऑपरेशन करे और तमाम इराजी वागुजार कराए। अदालत का डीजी रेंजर्स और आईजी सिंध को रेलवे हुकाम की मदद करने का भी हुक्म दिया गया है। ये जमीन रेलवे की है ही नहीं, ये कहना था रजा रबानी का, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कराची सर्कुलर रेलवे मुकम्मल बहाल करने का हुक्म दे दिया है और अदालत ने रेलवे को तमाम जमीनें भी वागुजार कराने का हुक्म जारी किया है। उनका कहना है कि रेलवे खुद ऑपरेशन करे और तमाम इराजी को वागुजार करवाए, जबकि अदालत का डीजी रेंजर्स और आईजी सिंध को रेलवे हुकाम की मदद करने का भी हुक्म दिया गया है। अदालत का आईजी सिंध को भी ऑपरेशन में सिक्योरिटी देने का हुक्म जारी किया गया है। अदालत का रेलवे की लीज पर दी गई राजी भी खाली कराने का हुक्म दिया गया है। लीज पर दी गई राजी को वापस लेने का तरीकाकार बनाया जाए। अदालती हुक्म सेक्रेटरी रेलवे का कब्जा खत्म कराने पर इजहार बेबसी, रेंजर्स की मदद चाहिए वरना कब्जा खत्म नहीं कराए जा सकेंगे। बिलाल अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी बिलाल, बताइएगा, सुप्रीम कोर्ट ने कराची सर्कुलर रेलवे मुकम्मल बहाल करने का हुक्म दिया है। जी, चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में लार्जर बेंच ने इस केस की समाअत की है। दौरान समाअत सेक्रेटरी रेलवे कब्र अदालत में मौजूद थे। उनकी जानिब से अदालत को बताया गया कि वो सारी ज़मीनों को वागुजार कराना चाहते हैं, लेकिन मसला ये है कि उन्हें सिक्योरिटी के खदशात दरपेश हैं। जब भी ऑपरेशन किया गया है तो उनके जो सर्कुलर रेलवे के मुलाजमीन हैं उनको शदीद धमकियों का सामना और ज़ख्मी भी हुए हैं। लिहाजा ये कानून नाफिज करने वाले इदारे, खासकर रेंजर्स और पुलिस को ये हदायत की जाए कि वो उनसे मुकम्मल ताउन करें। और जिस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने यह हुक्म दिया है डीजी रेंजर्स को और आईजी सिंध को कि मुकम्मल तौर पर सिक्योरिटी फराम की जाए। ताम दौरान समाअत काला पुल से मुतल्लिक जो रेलवे की अराजी है उसका मामला भी ज़ेरे गौर आया। अदालत ने सख्त इज़हार बरहमी किया रेलवे हुक्काम के ऊपर और कहा कि जो काला पुल के ऊपर आप काला पुल से शुरू हो जाएं और ये जो रेलवे की पटरी जहां तक जाती है वहां पर बड़े पैमाने पर गैर कानूनी तजावुज़ात का खात्मा तजावुज़ात हैं और ये अफसरान ही शामिल इसके अंदर रहे हैं और रेलवे अफसरान अगर ना होते तो ये कब्जे भी ना होते। अदालत ने सख्त इज़हार बरहमी की है सेक्रेटरी रेलवे के ऊपर और उनसे कहा है कि जामे मनसूबा प्लान बनाया जाए और अदालत के अंदर ये रिपोर्ट जल्द अज जल्द पेश की जाए। जी बताएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने किडली हिल पार्क की बकिया राशि के हवाले से क्या हुक्म जारी किया है। जी, सुप्रीम कोर्ट में इस केस की भी समाअत हुई है किडनी हिल्स पार्क से मुतल्लिक। दौरान समाअत अदालत को कमिश्नर कराची की जानिब से बताया गया कि किडनी हिल पार्क के अंदर 80,000 पौधे लगा दिए गए हैं, जबकि मजीद तज़ीन और आरइश का काम भी जारी है और जल्द ही इसको मुकम्मल कर लिया जाएगा। अदालत ने उनसे पूछा कि ये बताएं कब तक आवाम के लिए खोल दिया जाएगा, जिस पर बताया गया कि 31 जून 2021 तक इसको आवाम के लिए खोल दिया जाएगा। अदालत ने अब कमिश्नर कराची और दीगर हुक्काम को यह हदायत की है कि किडनी पार्क को मुकर्ररा मुद्दत के अंदर आवाम के लिए खोल दिया जाए। बहुत शुक्रिया आपका। मजीद खबरें शामिल करेंगे। लाहौर में 7 साल बच्ची का कत्ल और ज्यादती, मुल्जिमान को अदालत में पेश किया गया। मकतूला के चचाजाद कजन रिजवान यूसुफ और अल्लाहदिता का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे दिया गया है। बच्ची का पोस्टमार्टम ताहाल नहीं हो सका। इब्तदाई रिपोर्ट में कत्ल के बाद ज्यादती का इंकशाफ हुआ है। अहाता अदालत में वकला ने मुल्जिमान से नफरत का इजहार किया। वकला ने मुल्जिमान को थप्पड़ मारे। तो आपको बता रहे हैं लाहौर में ये अफसोसनाक वाकया पेश आया। जमालुद्दीन जमाली हमारे साथ मौजूद है। जमालुद्दीन, बताएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, तो ये 7 साल बच्ची जो है उसको जाति का निशाना बनाने वाले 2 मुल्जिमान थे जिनको यहाँ जिला कचहरी में जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। सुंदर पुलिस की जानब से सदा की गई कि मुल्जमान का जिस्मानी रिमांड दिया जाए। पुलिस की जानब से 10 रोजा जिस्मानी रिमांड की सदा की गई थी। अदालत ने 4 रोजा जिस्मानी रिमांड पर मुल्जमान को तफ्तीश के लिए पुलिस के हवाले कर दिया है। मुल्जमान को सर ढांप कर अदालत में पेश किया गया था। अदालत के अंदर जो साइलिन और दीगर लोग और वकला थे उनकी जानब से मुल्जमान के खिलाफ काफी नफरत का इजहार किया गया। लोग जो है खासतौर पर वकला मुल्जमान से सवाल पूछते रहे कि तुम्हें शर्म नहीं आई, क्योंकि इसके अंदर जो मुल्जम रिजवान यूसुफ है वो जो है उसकी ये सास बच्ची जो थी, कजन थी, चचा की बेटी थी, जिसको वो कोई चीज खाने पीने की दिलाने के लिए दुकान पे ले गया और फिर उसे दूर ले जाकर जाति का निशाना बनाया और उसमें अपने हमसाये अल्लाहदिता को भी शामिल कर लिया और उसको फिर गला दबाकर कत्ल कर दिया। तो इस पर बहुत गम गुस्सा था। अदालत ने मुल्जमान को थप्पड़ मारे और यहाँ पे वकला ने अदालत के अंदर और बाहर उन पर वकला ने थप्पड़ मारे और उनसे नफरत का इजहार किया गया और मुल्जमान जो है वो उनसे सवाल पूछे गए मगर उनके सर झुके हुए थे और वो शर्मिंदा थे और अदालत ने 4 रोजा जिस्मानी रिमांड पर उनको पुलिस के हवाले कर दिया। जी
क्या बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर में अफसोसनाक वाक़या पेश आया जहां पे कज़न ने ही अपनी छोटी कज़न को ज़्यादती का निशाना बनाया और उसके बाद बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। मुलजिमान को अदालत में आज पेश किया गया। मकतूला के चचाजाद कज़न रिजवान यूसुफ और अल्लाह बिता का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड भी दे दिया गया है, जबकि बच्ची का अभी तक पोस्टमार्टम नहीं हो सका है। इब्तदाई रिपोर्ट में कत्ल के बाद ज़्यादती का इंकशाफ हुआ है और बच्ची के वालिद का यही कहना था कि इसका जो कज़न था वो उसको तलाश करने में भी साथ देता रहा। शेखुपुरा में इज्तिमाई ज़्यादती का एक और वाक़या सामने आ गया है। फतेहपुर गांव के करीब 3 मुसल्लह डाकुओं ने दौरान डकैती मसीही लड़की को इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बना डाला। डाकुओं ने वालिदैन को बांध कर लड़की से इज्तिमाई ज़्यादती की। मुकदमा मुतासरा लड़की के वालिद की मुद्दत ने थाना सदर फारूकाबाद में दर्ज कर लिया गया है। वाक़े पर आरटीओ शेखुपुरा का नोटिस, डीपीओ से रिपोर्ट तलब कर ली गई। मुतासरा लड़की को मेडिकल के लिए डीएचक्यू हॉस्पिटल मुंतकिल भी कर दिया गया है। शेखुपुरा में भी इज्तिमाई ज़्यादती का एक और वाक़या सामने आया है। फतेहपुर गांव के करीब 3 मुसल्लह डाकुओं ने दौरान डकैती मसीही लड़की को इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया। डाकुओं ने वालिदैन को बांधकर लड़की से इज्तिमाई ज़्यादती की। मुकदमा मुतासरा लड़की के वालिद की मुद्दत ने थाना सदर फारूकाबाद में दर्ज कर लिया गया है, जबकि वाक़े पर आरटीओ शेखुपुरा ने नोटिस लिया है और डीपीओ से रिपोर्ट भी तलब कर ली है। मुतासरा लड़की को मेडिकल के लिए डीएचक्यू हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। अफसोसनाक वाक़या शेखुपुरा में पेश आया जहां पे इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया गया एक मसीही लड़की को, और फतेहपुर गांव के करीब 3 मुसल्लह डाकुओं ने दौरान डकैती मसीही लड़की को इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया। डाकुओं ने लड़की के वालिदैन को बांधकर उससे ज़्यादती की। मुकदमा मुतासरा लड़की के वालिद की मुद्दत में दर्ज कर लिया गया। डीपीओ शेखुपुरा गुलाम मुबशिर महकन का कहना है कि मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए टीम तश्कील दे दी, जल्द मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, जबकि मुतासरा लड़की को मेडिकल के लिए डीएचक्यू अस्पताल शेखुपुरा मुंतकिल कर दिया गया। थाना सदर फारूकाबाद की हदूद में कल एक लिंक रोड था, उसके ऊपर एक फैमिली जो है वो जा रही थी। एक ऑटो रिक्शा था, एक उनका हाईएस थी, हाईएस आगे चली गई तो ऑटो रिक्शा जो है उसमें 8 अफराद टोटल बैठे हुए थे। उनका ये कहना है कि उनके साथ उनका 2 मोबाइल 3000 रुपये भी छीना गया और उनके साथ 2-3 उनकी बेटियां थीं, उनमें से एक बेटी के साथ उन्होंने ज़्यादती भी की। इसकी इतला उन्होंने रात को 1-1:30 बजे थाने में दी है। फौरी मौके पे पुलिस पहुंच गई, उनको मकूआ पे ले गई, फिर उसका पर्चा उन्होंने दर्ज किया और अर्ली इन द मॉर्निंग हमने मेडिकल करवाया है, मेडिकल रिपोर्ट भी आ गई और अभी हमने मुख्तलिफ़ टीमें तश्कील दी हैं। मौके पे हमने फॉरेंसिक साइंस वालों की टीम बुलवा ली थी ताकि अच्छी तरीके से क्राइम सीन को कवर वो कर लें। हमारे जो ज़िले की आईटी की टीम है, जो क्रिमिनल रिकॉर्ड की टीम है, जो सिक्योरिटी ब्रांच वाले हैं, सारे ही हमने उनको फोकस उधर किया है और सीआईए की हमारी काफ़ी टीम है, सारी हमने उधर लगा दी हैं ताकि हम चाहते हैं कि उनको हम गिरफ़्तार करें। इसी मामले पर बात कर लेते हैं। समाजी रहनुमा ताहिरा अब्दुल्ला साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। ताहिरा साहिबा, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। एक और ज़्यादती का केस सामने आया है और लड़की के वालिदैन को बांधकर वालिदैन के सामने ज़्यादती की गई है, क्या कहेंगे आप? किस तरह इन वाक़यात को कंट्रोल किया जाए आखिर? जी, ज्यादती का केस सामने नहीं आया है, रेप का केस सामने आया है। रेप का केस, ज्यादती नहीं कहेंगे इसको। बराए करम हम लोग इस्तिलाहात जब सही इस्तेमाल करना शुरू करेंगे तो शायद पुलिस भी किसी नतीजे पर पहुंच जाए और शायद कोई ना कहीं इस रेप के घिनौनी जुर्म का कहीं ना कहीं इसकी रोकथाम हो सके। तो रेप को बराए करम रेप ही कहिएगा, उर्दू में, पाकिस्तान की तमाम जबानों में, क्योंकि रेप के लिए उर्दू में कोई तर्जुमा नहीं है। पहली बात। दूसरी बात यह है कि जब तक कानून पर अमल दरामद नहीं होगा, देखिए हाल ही में सदर पाकिस्तान ने दो नए प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंसेस नाफिज किए हैं रेप के हवाले से। उसमें कास्ट्रेशन तक की सजा दे दी गई है, लिख दी गई है। हम कहते हैं कि नए कानून की जरूरत नहीं थी, ना है।
पुराने कवानीन, जो 4 कवानीन मौजूद थे, और 2016 में तो बहुत ही एक तफसील से बहुत कॉम्प्रिहेंसिव एक कानून बनाया गया था, और वो पार्लियामान के जरिए बनाया गया था। वो गैर जमहूरी तरीके से सदारती ऑर्डिनेंस नहीं था। उस पर क्यों नहीं अमल दरामद हो रहा? जो सूबों में रेप के खिलाफ कवानीन बनते चले जा रहे हैं, उन पर क्यों नहीं अमल दरामद? बात सारे अमल दरामद की है, बात कानून की नहीं है। और जब तक रेपिस्ट को सही तरीके से डील नहीं किया जाएगा, मुआफीनामा, सुलहनामा, राजीनामा, कॉम्प्रोमाइज, सुलह कर लो जी, माफ कर दो। लाहौर में तो इस हद तक सुना गया कि पुलिस थाने में रेपिस्ट और उसकी जो सर्वाइवर औरत थी, उनको आमने सामने करके कहा आप एक दूसरे से शादी कर लें। तो आप मुझे बताएं कि जहां जहां ये थाना कल्चर होगा, जहां इस तरह की अमल दरामद नहीं होगा अच्छे कवानीन पर, तो उसके बाद फिर बुरे कवानीन आएंगे, जैसे कि 2020 के 2 सदारती ऑर्डिनेंस अभी पिछले हफ्ते जो बनाए गए हैं। तो अच्छे कानून के ऊपर बुरे कवानीन लाए जा रहे हैं, और अमल दरामद किसी पर भी नहीं हो रहा, सिफर है अमल दरामद। तो किस तरह रोकथाम होगा, आप मुझे बताइए। हमारे साथ मौजूद रहेगा MNA सरदार इरफान डोगर साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया आपका इरफान साहब। जिस तरह ताहिरा साहिबा कह रही हैं कि कानून पहले से ही मौजूद है, इम्प्लीमेंट नहीं होता। इस तरह का वाकया पहला वाकया नहीं है, आए रोज, और आपके इलाके में ये वाकया हुआ है, क्या कहेंगे आप इस पे? बिल्कुल, ये बड़ी ज्यादती हुई है, क्योंकि हमें मसलन के गरीब वो जा रहे थे, उनके साथ बहुत बड़ी ज्यादती हुई है। और देखें, जो कानून अब इमरान खान की हुकूमत में आगे, हमारे हुकूमत में मियां शहबाज शरीफ साहब इतना नोटिस लेते थे, फौरन पहुंच जाते थे और उन बंदों को पकड़ कर उनको मरवा देते थे। और इतनी मसलन के ज्यादती है जो हुई है, ठीक है, बिल्कुल मैं इसकी बहुत कोशिश मैं भी कर रहा हूँ। पुलिस को भी मैंने कहा है, कानून तो बिल्कुल इस हुकूमत में बिल्कुल कानून तो है ही नहीं है। अच्छा सर, ये भी बताइएगा कि अब तक पुलिस की जानिब से आप तक क्या इन्फॉर्मेशन पहुंची है, पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई की है, और क्या अब मुल्जिमान की गिरफ्तारी तक सुकून से आप बैठेंगे? गिरफ्तारी के हवाले से पुलिस को आपने क्या ऑर्डर जारी किए हैं? उनसे नहीं बैठेंगे जब तक ये मुल्जिम पकड़े ना गए। मैं दिन रात मेहनत खुद भी कर रहा हूँ और पुलिस भी कर रही है। और देखें आपके ये कितने वाकये शुरू हो गए हैं जब ये हुकूमत इमरान खान की आई है, सिलेक्टेड की आई है, कि कब के कितने वाकये हो रहे हैं, ऐसे ही हो रहे हैं, आगे भी हो चुका है। और ये बहुत बड़ी ज्यादती हुई है, और इंशाल्लाह इनको पुलिस कर रही है, और हमें पुलिस के साथ भी राब्ते में है कि ये मुल्जिम पकड़ने चाहिए। ठीक है ताहिरा साहिबा, आपसे पूछना चाहूंगी, जैसे कि पहले ही आप बात कर रही थी कि कानून तो हैं लेकिन उन पे इम्प्लीमेंट नहीं होता, तो ये एक ऐसा इशू है जिसपे हुकूमत और ओपोजिशन दोनों को एक पेज पर होना चाहिए, है ना। अब देखें, ये जो आपके साथ गुफ्तगू कर रहे हैं सियासतदान, वो इसको सियासी मसला बना रहे हैं कि अब PTI की हुकूमत में ये हो रहा है तो PML की हुकूमत में वो हो रहा था। मैं पूछती हूँ कि PML नून ने जब कानून बनाया था 2016 में, तो 2018 तक उस पर अमल दरामद क्यों नहीं हुआ? 2018 तक तो इनकी हुकूमत थी। अब इन्होंने जो PTI वालों ने जो बनाया उस पर भी नहीं हो रहा, बल्कि PTI वालों ने तो और भी खराब कर दिया उस कानून को, उसमें कास्ट्रेशन डाल दिया है। जब आप बहुत ज्यादा सख्त सजाएं डालेंगे कानून के अंदर, मसलन फांसी चढ़ा दो, कास्ट्रेशन कर दो, तो फिर जजेस जो हमारे मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान हैं, वो हमेशा इंसान को बेनिफिट ऑफ द डाउट देकर उसको नहीं कन्विक्ट करते। कन्विक्शन रेट हमारे यहाँ 3% से कम है, रिपोर्टिंग रेट हमारे यहाँ इतनी कम है क्योंकि इतना बुरा सलूक करती है पुलिस, ना तफ्तीश सही करती है, ना इन्वेस्टिगेशन, ना प्रोसिक्यूशन। तो किस तरह इंसाफ कैसे मिलेगा, रोकथाम कैसे होगी? ठीक है, बहुत शुक्रिया ताहिरा साहिबा आपके वक्त का। MNA सरदार इरफान डोगर हमारे साथ मौजूद थे। इरफान साहब बहुत शुक्रिया। लाहौर में गुज़श्ता 4 माह के दौरान कम उम्र बच्चों और बच्चियों को जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। जिनसी तशद्दुद का शिकार होने वालों में 16 बच्चे और 7 बच्चियां शामिल हैं। एक बच्ची और बच्चे को जिनसी ज़्यादती के बाद कत्ल किया गया। तमाम मुल्ज़िम गिरफ्तार कर लिए गए।
लाहौर में गुज़श्ता 4 माह के दौरान 23 कम उम्र बच्चों और बच्चियों को जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाया गया, जबकि जिनसी तशद्दुद का शिकार होने वालों में 16 बच्चे और 7 बच्चियां शामिल हैं। एक बच्ची और बच्चे को जिनसी ज़्यादती के बाद कत्ल किया गया। तमाम मुल्ज़िमान को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। वफाकी काबीना ने वफाकी वजीर शेरी मजारी के नैब और FBI के MOU से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात मुस्तरद कर दिए। वफाकी काबीना ने नैब और FBI के दरमियान MOU की मंजूरी दे दी है। आपको बताते चलें कि वफाकी काबीना ने वफाकी वजीर शेरी मजारी के नैब और FBI के MOU से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात को मुस्तरद कर दिया है। वफाकी काबीना ने नैब और FBI के दरमियान MOU की मंजूरी भी दे दी है। वफाकी वजीर हैं शेरी मजारी, जिनको तहफ़्फ़ुज़ात थे इस MOU के हवाले से, जबकि वफाकी काबीना ने उनके तहफ़्फ़ुज़ात को मुस्तरद कर दिया है और वफाकी काबीना ने नैब और FBI के दरमियान MOU की मंजूरी दे दी है। आपको बताते चलें कि ये मंजूरी दे दी गई है, जिस पर वफाकी वजीर शेरी मजारी ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था और वफाकी काबीना ने इन तहफ़्फ़ुज़ात को मुस्तरद कर दिया है। अवैस कियानी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात जानते हैं। अवैस, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? वफाकी काबीना ने तहफ़्फ़ुज़ात को मुस्तरद कर दिया है। जी बिल्कुल, ये सर्कुलेशन समरी के जरिए पहले जो है फ्लोट करवाई गई थी, लॉ एंड जस्टिस की समरी थी, और उसमें जो है ये MOU के हवाले से जो बताया गया था, इसमें 13 जो मिनिस्टर्स थे उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया था। 14 जो मिनिस्टरों ने इत्तफाक किया था, जबकि एक जो मिनिस्टर थी शेरी मजारी, उन्होंने इस पर अपना जो है इख्तिलाफी नोट लिखा था। और जब ये सर्कुलेशन समरी PM के पास गई और उसमें लिखा था शेरी मजारी ने कि इसको पुट अप किया जाए आज के इजलास में, और हमारे जो मोतबर ज़राए हैं वो बता रहे हैं कि आज शेरी मजारी के वो जो तहफ़्फ़ुज़ात है वो सुने भी गए, लेकिन इस पे जो है जो इज्तिमाई तौर पर इसकी वफाकी काबीना ने मंजूरी दे दी है। नैब और जो अमरीकी जो FBI है, इसके माबेन जो एक MOU जो होना था, उस हवाले से कैबिनेट डिवीजन की चूंकि आज असेंबली पुट ठीक है अवैस, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। सीनियर तजियाकार सलीम बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस मामले पर बात करते हैं। बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। बुखारी साहब, वफाकी काबीना ने नैब और FBI के दरमियान MOU की मंजूरी दे दी है, कैसे देखते हैं इसको आप? बहुत ही तमाकुन फैसला है। इससे पहले इसी नौयत का एक फैसला हुआ था जो अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसियों से शेयर करने का, CIA के साथ शेयर करने का हमने फैसला किया था। उस वक्त भी बहुत लेदे हुई थी इस फैसले के ऊपर, लेकिन आपको पता ही है जो बाबे इक़्तिदार होते हैं वो जब एक फैसला कर लें तो उसके ऊपर फिर वो किसी की नहीं सुनते हैं। यही हाल इस समरी का भी है। जो सर्कुलेशन के प्रोसेस में उसके ऊपर इख्तिलाफात भी हुए थे। 14 आदमियों का कोई वोट ना देना, जो 14 गुजरा है वो भी अपनी जगह 13 या 14 जो भी हैं वो भी अहमियत के हामिल हैं। और खासतौर से हैट्स ऑफ टू शेरी मजारी जिन्होंने इसकी मुखालफत की है, क्योंकि वो जर्नलिस्ट रही हैं और वो समझती हैं कि इसके क्या तबाहकुन असरात हो सकते हैं। ये एक नया पेंडोरा बॉक्स खुलेगा हमारे सियासतदानों के बारे में। अमेरिका को बहुत सारी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन तक रसाई हो जाएगी। मेरे ख्याल से इसके ऊपर अब भी गौर गौस करने की जरूरत है, और मैं तो समझता हूँ कि ये मामला पार्लियामेंट में ले जाया जाना चाहिए था, जहाँ इसके ऊपर डिबेट होती और फिर ये इतना बड़ा फैसला किया जाता। ये फैसला किसी सूरत भी पाकिस्तान के हक में नहीं है। ये हमारी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जो है वो ऐसे मुल्क के हाथ लगेगी जो किसी का दोस्त नहीं है। कम से कम हमने तो यही तजर्बा किया है कि 70 साल हमने उनकी खिदमत की, लेकिन हर कड़े वक्त में वो हमें छोड़ के एक तरफ हो गए। ऐसे मुल्क के साथ इस किस्म की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन शेयर करना यकीनी तौर पे तबाही का बायस बनेगा। ठीक है, सलीम बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद रहेगा। नवीद चौधरी सीनियर तज्ज़ियाकार ने भी हमें ज्वाइन किया है। सर, जैसे सलीम बुखारी साहब ने कहा कि ये तबाहकुन फैसला है और शेरी मजारी साहिबा ने इसकी मुखालफत की है, आप इस फैसले को कैसे देखते हैं? माजी से क्यों नहीं सीखते हम लोग? बहुत शुक्रिया। देखिए, शेरी मजारी साहिबा ने जो मौका इख्तियार किया है वो बहुत मैं समझता हूँ साहिब है और ठोस बुनियाद है उसकी। FBI को इस तरह से कानूनी तौर पर पाकिस्तानी मामलात के अंदर एंट्री दे देना ये किसी भी हवाले से सूदमंद फैसला नहीं है। और जाहिर तो हम अपनी खुद मुख्तारी का बड़ा डंका बजाते रहते हैं, आए दिन हमारे बयान आते रहते हैं, हमारे हुक्मरान शख्सियात बयान देती हैं, हमारा दफ्तर खारजा बयान देता है, और हमने एक डायलॉग भी बना रखा है कि खुद मुख्तारी पर समझौता नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। तो मेरा तो अंदाजा ये है इस हवाले से कि FBI ने इनको प्रेशराइज भी किया है और उन्हें कहा है कि ये एंट्री हमें चाहिए पाकिस्तान के सिस्टम के अंदर और कानूनी तौर पर चाहिए,
वैसे तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन वो वैसे ही ले जाते हैं। बहुत सारे आपको पता है कि जब इस तरह के जो बड़े इदारे होते हैं उनके यहाँ लोकल एजेंट बैठे होते हैं, लेकिन उसको एक कानूनी कवर देना ये इंतहाई मैं समझता हूँ हैरत अंगेज है, और खास तौर पर तब्दीली हुकूमत की तरफ से। तो वो तो कहते हैं कि भाई दुनिया में हमसे ऊपर है ही कोई नहीं, और पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पर हम आँच नहीं आने देंगे, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन अब कैबिनेट बैठ के उसको प्रूव कर रही है। और वहीं से आपने देखा है कि तकरीबन बराबर की जो इख्तलाफी बातें उठी हैं, अगर 13-14 की रेशो है, ये से थोड़ी कम ज्यादा भी है, तो ऑलमोस्ट, हालांकि ये कबीना भी यस-मैन कबीना सारी, तो उसके बावजूद वहां से आपने देखा कि इख्तलाफी बातें भी बुलंद हुई हैं। उसकी यही वजह है कि कोई ये पसंद नहीं करता है कि पाकिस्तान के जो अंदरूनी मामलात हैं उसके अंदर एक इतनी ताकतवर तहकीकाती एजेंसी जो अमेरिका की है उसको ये मौका दिया जाए कि उसे कानूनी कवर मिल जाए। तो मैं समझता हूँ कि ये हर हवाले से बहुत एक हैरत अंगेज फैसला है, और सोचना तो है ही, लेकिन हैरत अंगेज इस हवाले से है कि कैबिनेट इसकी अप्रूवल भी दे रही है, और ये इसका कोई जवाब नहीं है बहरहाल। ठीक है नबी चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सलीम बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थे और अपना तज्जिया दे रहे थे, बहुत शुक्रिया बुखारी साहब। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको बताएं, वफाकी काबीना का इजलास खत्म। काबीना ने जावेद गनी को मुस्तकिल चेयरमैन FBR तैनात करने की मंजूरी दे दी है। वफाकी काबीना का इजलास खत्म हो चुका है और काबीना ने जावेद गनी को मुस्तकिल चेयरमैन FBR तैनात करने की मंजूरी दे दी है। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की ज़ेर सदारत नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में साबिक चेयरमैन PIA एजाज हारून, अब्दुल गनी मजीद और दीगर के खिलाफ नैब रेफरेंसेस की मंजूरी दे दी गई। इजलास में फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हाउसिंग फाउंडेशन के ऑफिसर्स और अहलकार, उनके खिलाफ भी इंक्वायरी की मंजूरी दी गई है। चेयरमैन नैब का कहना था कि करप्शन का खात्मा और लूटी गई रकम की वापसी नैब की जिम्मेदारी है। नैब का किसी सियासी जमात, गिरोह या शख्स से कोई ताल्लुक नहीं। नैब की वफादारी सिर्फ रियासत पाकिस्तान से है। आपको बताएं, चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की ज़ेर सदारत नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में साबिक चेयरमैन PIA एजाज हारून, अब्दुल गनी मजीद और दीगर के खिलाफ नैब रेफरेंस की मंजूरी दे दी गई। जमीयत उलमाए इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान को नैब ने दोबारा सवालनामा भेजने का फैसला किया है। उन पर आमदन से जायद असासे बनाने का इल्जाम है। मौलाना फजल रहमान को पहले सवालनामा नहीं मिला था और अब दोबारा से फैसला किया गया है कि उनको दूसरा सवालनामा भेजा जाएगा। जमीयत उलमाए इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान को नैब की जानिब से इससे पहले भी सवालनामा भेजा गया था और वो घर पर मौजूद नहीं थे, इसीलिए सवालनामा वापस आ गया था और अब दोबारा से सवालनामा भेजने का फैसला कर लिया गया है। कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स पाकिस्तान खुरम हुमायूं इंतकाल कर गए। ग्रेड 22 के अफसर खुरम हुमायूं का ताल्लुक पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से था। ज़राए का कहना है कि उनकी मौत गैर तिब्बी है। खुरम हुमायूं ने बीवी से झगड़े के बाद खुदकुशी की। इस बुलेटिन से इतना। वापस आएंगे हेडलाइंस के साथ।